हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 जो कि विद्युत धारा है उसमें हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों को जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है अनुगमन वेग का सूत्र, फिर हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन करेंगे, वैद्युत धारा, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको प्रतिरोधकता भी कहा जाता है और विशिष्ट चालकता की परिभाषा जानेंगे और उसके फार्मूलों को जानेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अनुगमन वेग की परिभाषा पढ़ा है। यहाँ पर हम लोग अनुगमन वेग का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जो चालक होते हैं उसमें के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निरंतर अनियमित गति करते रहते हैं जब उन पर वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया गया होता है, और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं वो किसी एक दिशा में गति करने लगते हैं, और जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो मोशन करने लगते हैं उसी स्पीड या वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक चालक है, देखिए इस चालक की क्रॉस सेक्शन को हम कैपिटल ए मान लेते हैं, इसकी लंबाई जो है L है, इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग N मान लें, और इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो Vd है। जैसा कि आपको बताया भी गया था कि अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, ये Vd है। और यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तुरंत क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पर देखिए चालक जो है, चालक यहाँ पर कौन, जो आवेश है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गति करेगा, इसका हम नाम दे सकते हैं यहाँ पर P और Q दे सकते हैं। तो PQ का जो डिस्टेंस है वो L है और स्पीड जो है वो Vd है। तो कितने समय वो Q से P तक पहुंचेगा, तो यहाँ पर देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे फार्मूले का। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, और जो चालक है उसका क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। तो हम यहाँ पर देखेंगे चालक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को Q से P तक जाने में लगा समय क्या होगा, Q से P तक जाने में लगा समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4 होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो Vd है और टोटल कितना दूरी चल सकता है, वो L दूरी चल सकता है, तो दूरी बटे 4, ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ मानेंगे, माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n, ठीक है, स्मॉल n। अतः Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NaL हो जाएगा, ये हो जाएगा NaL। ये Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, अब हम एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन और पूरे आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम जानते हैं अतः चालक में आवेश, अगर हम इसको Q से डिनोट कर लें तो कितना हो जाएगा, NaL × E। आपको शुरू के अभ्यास में पढ़ाया गया था Q बराबर Ne का एक फार्मूला। तो यहाँ पर N की जगह पर ये टोटल क्वांटिटी है और E आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो टोटल जो है NaL इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना होगा, NaLe हो जाएगा। और अब हम अगर जानते हैं अतः
चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर होता है Q अपान T। Q के जगह पर ये टोटल है क्या है, N E A L, Q के जगह पर, और T के जगह पर देखिए L अपान V D है, L अपान V और D। L से L क्या होगा, कैंसिल, N E A V D, ये हमारा I हो जाएगा। तो ये है चालक में प्रवाहित धारा का सूत्र। यहां से अगर हम अनुगमन वेग निकालें, अनुगमन वेग देखिए, अनुगमन वेग निकालें VD, तो कितना होगा, I अपान N E A, तो ये हो जाएगा VD का फार्मूला। तो ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग में एक तरह से देखा जाए तो संबंध भी है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में, और ये क्या है, केवल अनुगमन वेग का फार्मूला है। तो ये जो है अनुगमन वेग का सूत्र, तो उसके हिसाब से हम इसको डिराइव करेंगे, और विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पूछ दिया तो हम इसको डिराइव करेंगे। तो ये था अनुगमन वेग का फार्मूला, जो कि बहुत ही इजी है, इसे आप ध्यान देंगे। अब देखिए हमारा जो दूसरा टॉपिक है अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम का निगमन करेंगे। तो अनुगमन वेग के आधार का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर I बराबर NE/VD का प्रयोग करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उस ओम के नियम V बाई I इक्वल टू R या V बाई I इक्वल टू कांस्टेंट को डिराइव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा जो प्रूफ है ओम के अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, इसके लिए भी हम सेम फिगर का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए भी हम सेम फिगर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का निगमन, ये हमारा हो जाएगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन का प्रूफ हम लोग को करना है। तो देखिए यहाँ पर सेम वही फिगर है, देखिए ये हमारा चालक है जिसमें विद्युत धारा अप्लाई कराई जाएगी। तो विद्युत धारा अप्लाई करेंगे तो इसमें जो भी है अनुगमन वेग से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करने लगेंगे। तो हमें सब कुछ वही करना है और मानना भी वही है। हम मान लेंगे कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद जो a है और आवेश मान लीजिए उसका E है, अनुगमन वेग Vd है। तो हम जानते हैं यहाँ पर इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम लिख देंगे ऐसे, यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd एवं जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A हो, तो I बराबर हम लोग जानते हैं NE/VD, ठीक है। I बराबर होता है NE/VD, ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। हमको पता है कि जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और उस विभवांतर के कारण उसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमारे पास वो E बराबर हो जाएगा V/L। हमको पता है E = V/L होता है। अब देखिए इसमें विद्युत धारा के प्रवाहित कराने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिरों के बीच में उत्पन्न होगा, पोटेंशियल सिरों के बीच में उत्पन्न होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स अप्लाई होगा, एक बल लगेगा। उस फोर्स को हम निकालेंगे, यहाँ देखेंगे। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल उसको F से डिनोट करें तो F बराबर होता है QE। तो E के जगह पर हम लोग Q के जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे और E आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा EV/L। अब देखिए इतना फोर्स प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगेगा तो वो गति करेंगे, जब गति करेंगे तो उनमें त्वरण भी उत्पन्न होगा। यहाँ लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण ए बराबर होता है F/m। ये भी आप जानते हैं, ए बराबर F/m होता है। तो ए बराबर F/m होता है। तो अब हम इस F की वैल्यू हम यहाँ से इसमें पुट कर लें तो हमें क्या मिलेगा? EV/mL मिल जाएगा। ये हमारा त्वरण हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? देखिए अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसमें जो है। अब इस त्वरण के कारण क्या होगा? उसके वेग में वृद्धि होगा। ठीक है, इस त्वरण के कारण क्या होगा? उसके वेग में वृद्धि होगा। तो यहां पर देखिए यदि उष्मीय वेग u हो तो प्रति श्रांति काल के बाद जो वेग होगा, वेग में a+τ1 की वृद्धि हो जाएगी, इसकी वृद्धि होगी। ठीक है, a+τ1 की वृद्धि होगी। अतः हमारे पास जो औसत ऊष्मीय वेग है, अतः औसत ऊष्मीय वेग और यहाँ पर देखिए सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है उसी को अनुगमन वेग कहा जाता है। तो वो हो जाएगा अनुगमन वेग Vd = U1 + a τ1। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग U1 और मान लीजिए कि उसका श्रांति काल τ1 हो तो प्रत्येक श्रांति काल में U1 + a τ1 की वृद्धि हो जाएगी और उसके बाद से प्लस में U2 प्लस हो जाएगा a τ2 और प्लस डॉट 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 प्लस U1 + a τn हो जाएगा और सबके बटा क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। ये जो फार्मूला है वो B = U + at वाला है। यहाँ पर देखिए B = U + at के जैसा है तो हम लोग उसी का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसे ध्यान देंगे। अब देखिए Vd बराबर हमको मिलेगा U1 + U2 + डॉट 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 प्लस UN/n और प्लस में a कॉमन ले लेंगे τ1 + τ2 + डॉट 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 प्लस τn/n हो जाएगा n। तो इसका मान जो होता है आपको बताया गया था कि औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो 0 होता है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो हमको Vd बराबर मिलेगा 0 + a τ1 + τ2 + τ3/n का मान τ हो जाएगा। तो Vd बराबर कितना हो जाएगा? a τ। अब यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए हमको मिल जाएगा Vd =
ध्यान से देखिए, ई वी अपन एम एल इंटू टाउ, ई वी अपान एम एल इंटू क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। ये टाउ, ये हमारा टाउ है। अब देखिए यहां से वी डी मिल गया और ये हमारे पास फार्मूला आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए, वी डी के जगह पर हो जाएगा ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। अब हम इसको संशोधित करें थोड़ा सा तो हमें मिलेगा एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए और अपान में एम एल टाउ और बाहर कर दे हम भी। ये भी जो है बाहर निकल गया और ये क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम तो हमको क्या मिलेगा, इस भी को यहीं छोड़ दिया जाए, आई को उधर लाया जाए। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इरेज करके आपको बताते हैं। यहाँ देखेंगे यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो वैल्यू हमको मिला है आई का, अब ये यहाँ देख सकते हैं आप v अपान आई, ये आई इधर जा रहा है तो ये सब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा एम एल, ये एम एल अपान एन ई स्क्वायर और ए और फिर क्या हो जाएगा टाउ। अब ध्यान से देखा जाए तो एम एल एन ई ए और टाउ सभी एक निश्चित समय अंतराल के लिए, एक चालक के लिए सब क्या है, कांस्टेंट हैं। तो हम लिख देंगे चूंकि एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ नियत है, नियतांक है लिख सकते हैं, अतः v बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है v बाई आई इक्वल टू कांस्टेंट का, और यही हमारा क्या है, ओम का नियम है। तो इस तरह से हम ओम के नियम का निगमन कर लेते हैं, किसके हेल्प से, अनुगमन वेग के आधार पर। तो इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है इसको देखते हैं। वैद्युत प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध आपको पता भी है कि चालक का एक गुण होता है जिसके कारण चालक अपने में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यानी धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है, किसी भी चालक के धारा के मान में जो अवरोध होता है उसी को हम चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये जो वैद्युत प्रतिरोध का परिभाषा है उसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसका जो प्रतिरोध का डिफिनीशन हो सकता है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के मान में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दूसरी भाषा में ओम का जो नियम है v बाई आई इक्वल टू आर, आप जानते होंगे v बाई आई इक्वल टू आर जो है उसमें r को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ध्यान से देखेंगे इस बात को। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में एक अवरोध है जो कि चालक उत्पन्न करता है और उसी अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। दूसरी भाषा में किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम चालक का क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R यहाँ पर इसका फार्मूला बनेगा v बाई आई, इसे याद रखेंगे। अब देखिए R का मात्रक क्या होता है, R का जो मात्रक होता है वो ओम होता है और हम इसको इस संकेत से प्रदर्शित करते हैं। ये ओम है, ओमेगा है, हम इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं।
तो ये R का प्रतिरोध है। अब अगर हम R का मात्रक निकालें, एक और निर्मात्रक इसके अलावा R का बीमा अगर हम लिखना चाहते हैं, R की बीमा, तो देखिए V/I। V बराबर क्या होता है, W बटा Q, और ये हो जाएगा हमारे पास I। और सॉल्व करें तो W बराबर होता है FD एक तरह से जनरली, और ये हो जाएगा QI। अब आप यहाँ पर इसका फार्मूला अगर लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, mL² T⁻², F का हो जाएगा, और ये आपका जो D है उसका L हो जाएगा, Q का होता है AT, और I का हो जाएगा A। इन सबको हम अगर कंपैक्ट करें, कंबाइन करें, तो हमें रिजल्ट मिलेगा M, L का Q, T का -2 है, और ये थोड़े समय के लिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं, A² हो जाएगा। अब अगर हम इसको एक साथ सॉल्व कर लें तो हमें मिलेगा M, L का Q, T पर -3 और A का स्क्वायर। ये है R का डायमेंशन, R की बीमा है, यानी प्रतिरोध की ये बीमा हो जाएगी। तो ये तो वैद्युत प्रतिरोध का एक जनरल फार्मूला था। अब हम इसके विषय में थोड़ा सा विस्तृत जानेंगे। वैद्युत प्रतिरोध का अगर आप देखें तो R = V/I एक फार्मूला है, पर इसकी निर्भरता के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इसका एक और फार्मूला होता है। तो उसे हम ऐसे देख लें, वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता देख लेते हैं। वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता मतलब वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर? चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर। ये इंपॉर्टेंट है 10th के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देंगे। यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर। कैसे निर्भर करता है इसको जान लें। तो देखिए, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, यानी जो कंडक्टर होता है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे चालक की लंबाई जो होती है उसको बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए इतने बड़े चालक की प्रतिरोध की बात करें और इतने बड़े चालक की प्रतिरोध की बात करें, तो इसका जो प्रतिरोध है इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बड़े वाले का प्रतिरोध छोटे वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा, अर्थात लंबाई बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा इसका है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का शाब्दिक मतलब होता है मोटाई। जैसे आपने एक चालक ले रखा, अगर हम इस तरह का बना दे चालक को ऐसा, तो ये क्या है, ये मोटाई। तो इसी को हम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहते हैं। तो जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मोटाई बढ़ा देते हैं चालक की तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देंगे। लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और मोटाई के बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। अब हम देखें यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध हो गया। वैद्युत चालकता को देख लें। वैद्युत चालकता, ठीक है। देखिए, वैद्युत चालकता जो है वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूले के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। वैद्युत चालकता बराबर 1/वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध ये, यानी वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो चालकता घटेगा और प्रतिरोध घट रहा है तो चालकता बढ़ेगा। तो यह है वैद्युत चालकता का सूत्र। वैद्युत चालकता बराबर 1/वैद्युत प्रतिरोध हो जाएगा।
अब देखिए इसका नोटेशन अगर आप देना चाहें तो नोटेशन देकर लिख सकते हैं। और अगर हम मात्रक की बात करें, वैद्युत चालकता की मात्रक की बात करें, चालकता का मात्रक जो होता है, मात्रक वो क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, ओम इनवर्स। इसी ओम इनवर्स को हम महो भी कहते हैं, इसी ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, महो भी कहते हैं। ऐसे देखो ओम अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो ओहम होता है, और इसी को उल्टा कर दें तो क्या होता है, महो होता है। तो इस तरह से इसका एक अन्य मात्रक महो होता है, या हम इसको कह सकते हैं ओम इनवर्स कह सकते हैं। ओके, तो ये वैद्युत चालकता का यूनिट हो गया। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये विशिष्ट प्रतिरोध भी चालक का एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रतिरोध जो होता है वो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में एक अवरोध होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध भी एक प्रतिरोध ही है, पर एक स्पेशल कंडीशन उसके लिए अप्लाई किया जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम कई तरीके से मतलब इसकी परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर आपने देखा कि जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध हम लोगों ने देखा वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती था और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती था। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई हमको A मिल जाएगा। अब यहाँ से इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटा दें तो हमको इक्वालिटी में मिलेगा रो, और L बाई में क्या, A हो जाएगा। समझ में आया, L बाई A हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें R बराबर रो इंटू L बाई A, यही जो नियतांक है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसको हम रो बोलते हैं। रो वो क्या है, वो एक नियतांक है। क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जहां से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो नियतांक है उसे हम क्या कहेंगे, वही चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो यहां से अगर हम इसका मान निकालें तो रो इक्वल टू हमको मिल जाएगा R इंटू A अपान L। ये विशिष्ट प्रतिरोध का एक फार्मूला हमको मिलेगा दूसरे फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला जो दिख रहा है उससे ये लग रहा है कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल और लंबाई दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। वहीं जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल और लंबाई पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये लंबाई और क्षेत्रफल पर नहीं डिपेंड करता है। अब अगर हम यहाँ से डिफाइन करना चाहें, देखिए यदि L इक्वल टू हम 1 मीटर कर लें
और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर का, तो हमको रो बराबर क्या मिलेगा, R मिलेगा, रो बराबर R मिलेगा। यहां से देखा जाए तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी एक तरह से प्रतिरोध ही है। अब उसको हम कब विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे यही हमको देखना है। तो लाइए हम उसको लिख देते हैं। देखिए यहां पर लिख देंगे, अर्थात किसी चालक के एकांक लंबाई, एकांक मतलब 1 मीटर, एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल के प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन बनता है, किसी चालक के एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल के प्रतिरोध को चालक का हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये जो फार्मूला है, ये जो परिभाषा है, इस फार्मूले से निकाला गया है। इसके अलावा जो होता है, इसी चीज को जो हमने रो इक्वल टू R इंटू L बाई A पाया है, इसी चीज को हम और भी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को इस तरह से निकाल लेंगे। और याद क्या रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्षेत्रफल और लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ देखिए इसका मात्रक लिखिए, रो का मात्रक, देखिए इसका मात्रक होता है ओम और मीटर। क्या? ओम और मीटर, ये इसका यूनिट होता है। ओके, रो का मात्रक क्या होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इस बात का हम ध्यान देंगे। तो ये था हमारा इसके बाद विषय में। अगर हम यहाँ पर इसका यूनिट, इसका बीमा लिखना चाहते हैं तो देखिए R की बीमा हम लोगों ने लिखा ही है, बस उसमें किसकी बीमा शामिल कर लेनी है, मीटर की। तो जितना हमने R की बीमा जितना हम लोगों ने लिखा था, उसी बीमा को हम क्या करें, अगर उसमें L का और मल्टीप्लाई करा दें तो वो विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा मिल जाएगी। तो ये आप ध्यान देंगे बीमा के विषय में। चलिए अब हम देखें विशिष्ट प्रतिरोध के बाद विशिष्ट चालकता देखें। विशिष्ट चालकता, हमने वैद्युत प्रतिरोध के बाद वैद्युत चालकता देखा। अब हम विशिष्ट प्रतिरोध के बाद विशिष्ट चालकता देखें। हम लोगों ने देखा कि जो वैद्युत चालकता था वो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम था, उसी तरह से जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वही विशिष्ट चालकता कहलाता है। अगर हम इसको सिग्मा से प्रदर्शित करें, किस सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा से प्रदर्शित करें तो सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है 1/ρ, उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ हो जाएगा।
अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, तो 1/r/a/L होता है, हम लोगों ने देखा। और इसे सॉल्व किया जाए तो 1/r/L/a हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, विशिष्ट चालकता का फार्मूला है। इस बात का ध्यान देंगे, ये विशिष्ट चालकता का फार्मूला है। ठीक है, तो ये था विशिष्ट चालकता। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी चालक का कभी नहीं बदलता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक का एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन प्रतिरोध बदलता है। आपने देखा कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, लेकिन ऐसा कुछ विशिष्ट प्रतिरोध के साथ नहीं होता है। आप लंबाई बढ़ाइए, चौड़ाई बढ़ाइए, कुछ भी करिए, विशिष्ट प्रतिरोध एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी है, वो नहीं बदलती है, कभी नहीं बदलती है। तो ये विशिष्ट चालकता था। अब हम देख लें यहाँ पर प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव। जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोधकता है, अगर ताप की बात की जाए तो दोनों एक जैसे बिहेव करेंगे, इसको ध्यान देंगे। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, मतलब ताप बढ़ाने से जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता क्या वैरी करती है या नहीं करती है, ये हमको जानना है। मतलब बदलती है कि नहीं बदलती है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे आप। सबसे पहले हम देखें धातुओं की प्रतिरोधकता। जो धातुओं की प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, ये जानना है। तो धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्या होती है? धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है। ये याद रखेंगे, प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है। यानी धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है, इसे याद रखेंगे। उसी तरह से हम मिश्र धातुओं की बात करें। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, देखिए ये भी बढ़ती है। मिश्र धातुओं की भी प्रतिरोधकता ताप के बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। परंतु यह वृद्धि जो होती है धातुओं की तुलना में कम होती है। परंतु इनमें वृद्धि धातुओं की तुलना में कम होता है। धातुओं की तुलना में क्या होता है? कम होता है। यानी देखिए धातुओं की जो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध है वो ताप के बढ़ाने पर बढ़ जाता है। मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता या प्रतिरोध है वो भी ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ये भी बढ़ता है, लेकिन इसमें जो वृद्धि होती है वो धातुओं की तुलना में कम होती है। यानी जितना प्रतिरोध धातुओं का बढ़ जाता है उतना मिश्र धातुओं का नहीं बढ़ता है। अब आप यहाँ देख लें अर्धचालकों की। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता होती है वो ताप के बढ़ाने पर घटती है। ये क्या होती है? ताप के बढ़ाने पर घटती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के बढ़ाने पर घटती है। अब ये घटती क्यों है? क्योंकि अर्धचालकों की ऐसी व्यवस्था होती है कि जब उनमें उनका ताप बढ़ाया जाता है तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। और हमको पता है कि जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम पाया जाता है वह पदार्थ अधिक कंडक्शन का वर्क करता है, उसमें विद्युत चालन बढ़िया होता है। तो यहाँ पर जो अर्धचालक हैं उनकी प्रतिरोधकता ताप के बढ़ाने पर
घट जाता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये इसकी व्यवस्था है। इन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है, परंतु अर्धचालकों में ताप के बढ़ाए जाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, अर्थात प्रतिरोधकता घट जाती है। अब आप देखिए, हमने यहाँ प्रतिरोधकता बता दिया और आपसे कहीं चालकता पूछ दे तो याद रखेंगे कि धातुओं की चालकता घटती है ताप बढ़ाने पर, मिश्र धातुओं की भी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, और अगर अर्धचालकों की बात की जाए तो इसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी प्रतिरोध घटा तो चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, इस बात का ध्यान देंगे, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चालकता, जो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, वो किस तरह से वैरी करता है, उसके लिए फार्मूला देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, देखिए धातुओं का चाहे चालकों का जो प्रतिरोध होता है, ताप बढ़ाते हैं तो जो प्रतिरोध बढ़ता है उसका क्या फार्मूला होता है। यहाँ देखिए, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध R0 एवं T डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध RT है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 है, T डिग्री सेल्सियस पर RT है, तो RT बराबर होता है R0 1 प्लस R, और यहाँ पर हम लिख देते हैं डेल्टा T। यहाँ पर हम T लिख सकते हैं, लेकिन T क्या है, T माइनस 0 है। यहाँ पर देखिए RT इक्वल टू R0 1 प्लस R नहीं होता है, यहाँ पर अल्फा होता है, अल्फा, और लिख सकते हैं T माइनस 0। जहाँ अल्फा क्या है, जहाँ अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। ये अल्फा को हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको R1 T1 T2 मान लें, जैसे देखिए इसी चीज को हम ऐसे देखिए, T1 ताप पर प्रतिरोध R1 एवं T2 ताप पर प्रतिरोध R2 हो, तो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 हो जाता है। ये एक फार्मूला बनता है। अब इस फार्मूले से हम आसानी से इस अल्फा गुणांक का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। आप आइए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, R2 अपान R1 बराबर 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 अगर है हमारे पास, मान लेंगे कि T2 ज्यादा है तो T2 माइनस T1, और T1 ज्यादा होगा तो T1 माइनस T2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू T1 माइनस T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 अपान R1 माइनस R1 1। अब आप इसको हल कर लें तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1, इसमें गुणा कर लेगा और यह हो जाएगा R1, और फिर ये वैल्यू जो है T2 माइनस T1 का आपके सामने आ जाएगा। तो ये है अल्फा गुणांक का फार्मूला। इसी फार्मूले से अल्फा गुणांक का फार्मूला आपको निकाल कर दे दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये सब किसी से भी आप सवाल को लगा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स।